दिल्ली में लाल किले के पास हुए बम धमाके में जैश के आतंकी उमर नबी के शू बॉमर होने की आशंका जताई गई। जांच एजेंसियों के सूत्रों के मुताबिक ब्लास्ट में इस्तेमाल की गई i-20 कार की ड्राइविंग सीट के नीचे एक जूता मिला था। और सूत्र बताते हैं कि जब सुरक्षा एजेंसियों ने उस जूते की जांच करवाई तो जैश ए मोहम्मद की खतरनाक साजिश का पता चला और जांच दिशा में आगे। जांच एजेंसियों के सूत्रों के मुताबिक ठीक उसी पैटर्न पर काम करते हुए डॉक्टर उमर ने भी दिल्ली में लाल किले के पास धमाका कर दिया था। खुफिया एजेंसियों के सूत्रों के मुताबिक यह पहली बार है जब देश में किसी आतंकी मॉड्यूल ने शू बॉमर का इस्तेमाल किया। सूत्रों ने बताया कि जांच एजेंसियों को डॉक्टर उमर की i-20 कार से मिले सबूतों ने उसके शू बॉमर होने की तरफ इशारा किया। कार में डॉक्टर उमर के दाहिने पैर का जूता मिला। जूता कार के आगे वाले हिस्से में दाहिने पहिए के पास फंसा हुआ था। धमाके के दौरान पूरी गाड़ी तबाह हो गई थी, लेकिन डॉक्टर उमर का वो जूता फंसा हुआ जांच एजेंसियों को मिल गया था। और सूत्रों ने बताया कि जूते के अंदर मेटल जैसा पदार्थ लगा मिला था, जिसके किसी डेटोनेटर या विस्फोटक का हिस्सा होने की आशंका जताई गई। और सूत्रों के मुताबिक जांच में जूते, गाड़ी के टायर और विस्फोट वाली जगह पर एक ही तरह के केमिकल के निशान मिले। सूत्रों के मुताबिक जिस केमिकल के निशान तीनों जगहों पर मिले वो इतना खतरनाक और शक्तिशाली बताया गया कि उसकी थोड़ी सी मात्रा पलक झपकते ही बड़े इलाके को तबाह करने की ताकत रखती है। यानी डॉक्टर उमर ने बड़ी साजिश के तहत खतरनाक केमिकल के जरिए धमाके को अंजाम दिया था। सूत्रों के मुताबिक ब्लास्ट वाली जगह पर गाड़ी के टायर पर और उमर के जूते पर TATP केमिकल के निशान मिले। TATP यानी ट्राई एसीटोन ट्राई पेरोक्साइड वजन में हल्का लेकिन बेहद ताकतवर केमिकल होता है। सूत्रों के मुताबिक आतंकियों ने अमोनियम नाइट्रेट और TATP को साथ मिलाकर हाई इंटेंसिटी वाला धमाका करवाया था और दिल्ली को दहलाकर रख दिया था। सूत्रों ने बताया कि दिल्ली में बहुत बड़े हमले की तैयारी के तहत आतंकियों ने भारी मात्रा में दोनों केमिकल इकट्ठा कर रखे थे। अमोनियम नाइट्रेट और TATP को मिलाकर पहले भी कई देशों में आतंकी हमलों को अंजाम दिया जा चुका है और भारी तबाही मचाई जा चुकी है। 2005 में लंदन, 2015 में फ्रांस की राजधानी पेरिस, 2016 में बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स के एयरपोर्ट पर सुसाइड बॉमर इसका इस्तेमाल कर चुके हैं। TATP कोई आम केमिकल नहीं होता। यह हल्की सी रगड़, झटका, गर्मी या चिंगारी से ही धमाका कराने की ताकत रखता है। इसीलिए इसमें डेटोनेटर यानी ब्लास्ट करने वाले ट्रिगर की भी जरूरत नहीं पड़ती। और अमोनियम नाइट्रेट के साथ मिलने के बाद तो ये और ज्यादा खतरनाक हो जाता है। इसलिए आतंकी संगठन TATP को पसंद करते हैं। हालांकि कई बार इसे बनाते वक्त वो खुद भी इसका शिकार हो जाते हैं। सबसे खास बात यह कि सुरक्षा जांच के दौरान भी ये केमिकल आसानी से पकड़ में नहीं आता और इसे बनाना भी बेहद आसान होता है। TATP को बनाने के लिए सिर्फ 3 चीजें चाहिए होती हैं जो आसानी से मिल जाती हैं। पहला केमिकल होता है एसीटोन, जो आमतौर पर नेल पॉलिश रिमूवर में होता है। दूसरा केमिकल होता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड, जो ब्लीच या एंटीसेप्टिक लिक्विड में होता है। तीसरी चीज है तेजाब, जो बैटरी में डालने के लिए या टॉयलेट क्लीनर के तौर पर मिल जाता है। और इस सबको मिलाकर TATP यानी ट्राई एसीटोन ट्राई पेरोक्साइड तैयार हो जाता है। और सूत्रों के मुताबिक ब्लास्ट के लिए डॉक्टर उमर ने भी TATP को अमोनियम नाइट्रेट के साथ मिलाकर एक ताकतवर बम बना लिया था। सूत्रों ने बताया कि जांच में पता चला कि धमाके के लिए आतंकियों ने 2 किलो से ज्यादा अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल किया था और भयानक तबाही मचा दी थी। सूत्रों के मुताबिक जांच टीम ने धमाके वाली जगह से 52 से ज्यादा सैंपल इकट्ठा किए थे। इनमें बहुत पतले पतले तार, जले हुए केमिकल के सबूत, प्लास्टिक के पिघले हुए हिस्से और डेटोनेटर जैसा सामान मिला था। सूत्रों के मुताबिक सैंपल की जांच के बाद जांच टीम इस निष्कर्ष पर पहुंची कि डॉक्टर उमर को सिर्फ विस्फोटक की समझ ही नहीं थी, बल्कि उसे पता था कि किस अनुपात में केमिकल मिलाने से ब्लास्ट की ताकत कितनी बढ़ सकती है। और सूत्रों के मुताबिक शू बॉमर बनकर उसने दिल्ली के दिल को दहला दिया था। साल 2001 में अमेरिका में रिचर्ड रीड नाम के एक व्यक्ति को शू बॉमर होने के आरोप में एयरपोर्ट पर गिरफ्तार कर लिया गया था और आरोप लगाया गया था कि रिचर्ड रीड ने एयरपोर्ट पर अपने जूतों में छिपाकर रखे विस्फोटक में धमाका करने की कोशिश की थी। अमेरिकी रक्षा विभाग की तरफ से बताया गया था कि रिचर्ड रीड आतंकवादी संगठन अल-कायदा के लिए काम करता था। विमान के अंदर यात्रियों ने रिचर्ड रीड को उस वक्त पकड़ा था जब वो विस्फोटक के फ्यूज जलाने की कोशिश कर रहा था और उसकी गिरफ्तारी के 5 साल बाद यानी साल 2006 से अमेरिका और ब्रिटेन के सभी एयरपोर्ट पर जूते उतरवाकर यात्रियों की चेकिंग का नियम लागू कर दिया गया था। और जांच एजेंसियों के सूत्रों ने दावा किया कि फरीदाबाद के आतंकी मॉड्यूल में शामिल डॉक्टर शाहीन का टेरर नेटवर्क कई देशों में फैला हुआ था। जांच एजेंसियों ने कुछ ऐसे संदिग्ध लोगों की लिस्ट भी तैयार की जो लगातार डॉक्टर शाहीन के संपर्क में थे।
और सूत्रों ने दावा किया कि वो सभी संदिग्ध मुस्लिम समुदाय के कम उम्र के नौजवान हैं। इस बात का भी दावा किया गया कि उनमें ज्यादातर नौजवान उच्च शिक्षा प्राप्त कर चुके हैं, मतलब काफी ज्यादा पढ़े लिखे हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस ने आतंकी हमले में जांच में जुटी एनआईए को एक संदिग्धों की लिस्ट सौंपी है जो डॉक्टर शाहीन के संपर्क में थे। और जांच एजेंसियों के मुताबिक डॉक्टर शाहीन ने कई देशों में अपना टेरर नेटवर्क तैयार किया था। दावा किया गया कि वो उस टेरर नेटवर्क की मदद से हिंदुस्तान के कई शहरों में हमले की साजिश रचने में जुटी थी। और सूत्रों के मुताबिक डॉक्टर शाहीन यूपी के सहारनपुर और हापुड़ में आतंकी कैंप खोलने की तैयारी कर चुकी थी। जांच एजेंसियों के मुताबिक लखनऊ की रहने वाली डॉक्टर शाहीन ने साल 2013 में कानपुर में नौकरी छोड़ दी थी। और जांच में पता चला कानपुर से नौकरी छोड़ने के कुछ दिन बाद डॉक्टर शाहीन अचानक थाईलैंड चली गई थी। जांच एजेंसियों के मुताबिक थाईलैंड के बाद उसने सऊदी अरब की यात्रा भी की थी। दावा यह भी किया गया कि सऊदी अरब से डॉक्टर शाहीन किसी और देश भी गई थी, जिसके बारे में जांच एजेंसियां पता लगाने में जुट गईं। जांच में यह बात सामने आई है कि डॉक्टर शाहीन विदेश यात्राएं नौकरी या फिर मेडिकल कॉन्फ्रेंस के नाम पर करती थी, ताकि उस पर किसी को कोई शक न हो, जबकि उसका मकसद आतंकी नेटवर्क तैयार करना था। सूत्र बताते हैं कि विदेश यात्रा के दौरान डॉक्टर शाहीन ने कई संदिग्ध लोगों से मुलाकात की थी और इसीलिए जांच एजेंसियां शाहीन की विदेश यात्राओं की टाइमलाइन और वहां के ठिकानों को खंगालने में जुट गईं। इस सब के बीच जांच के दौरान एजेंसियों को डॉक्टर शाहीन के 3 पासपोर्ट मिले और डॉक्टर शाहीन के उन तीनों पासपोर्ट पर अलग अलग पते दर्ज मिले। जांच में पता चला कि एक पासपोर्ट पर कानपुर का पता दर्ज है, जबकि दूसरा पासपोर्ट लखनऊ के पते पर है, जबकि तीसरा पासपोर्ट डॉक्टर शाहीन ने हरियाणा के फरीदाबाद के पते पर बनवाया था। जांच एजेंसियों के मुताबिक डॉक्टर शाहीन ने लखनऊ स्थित अपने पिता के घर के पता का इस्तेमाल कभी नहीं किया और दावा किया गया कि वो हर जगह आधिकारिक कागजों में अपने आतंकी भाई परवेज अंसारी के पते को लिखती थी। सूत्रों के मुताबिक डॉक्टर शाहीन ने अपने भाई परवेज अंसारी को आतंकी बनाने के लिए उसका ब्रेन वॉश किया था। और जांच एजेंसियों के मुताबिक डॉक्टर शाहीन ने अपने तीनों पासपोर्ट में अभिभावक के अलग अलग नाम लिखे थे। जांच में पता चला कि डॉक्टर शाहीन के कानपुर वाले पासपोर्ट पर अभिभावक के तौर पर उसके पिता का नाम दर्ज है, जबकि लखनऊ वाले पासपोर्ट पर डॉक्टर शाहीन ने पति को और फरीदाबाद के पते पर बनवाए गए पासपोर्ट में उसने भाई परवेज अंसारी को अपना अभिभावक बताया था। सूत्र बताते हैं डॉक्टर शाहीन जानबूझकर अपनी लोकेशन और पहचान को धुंधला रखती थी। जांच में पता चला कि डॉक्टर शाहीन 3 बार पाकिस्तान जा चुकी है। इसके अलावा टेरर नेटवर्क तैयार करने के लिए वो थाईलैंड समेत 6 और देशों में भी गई थी। सूत्रों के मुताबिक डॉक्टर शाहीन के टेरर नेटवर्क में उसके भाई डॉक्टर परवेज की भूमिका भी बेहद अहम बताई गई। और जांच एजेंसियों के मुताबिक परवेज 3 साल तक मालदीव में रहा था और वहीं वो अपनी आतंकी बहन डॉक्टर शाहीन की मदद करता था। सूत्रों ने दावा किया कि मालदीव में रहने के दौरान डॉक्टर परवेज ने आतंकी मॉड्यूल के लिए अलग अलग देशों से पैसों का इंतजाम किया था। और सूत्रों ने दावा किया कि डॉक्टर शाहीन कश्मीरी मूल के कुछ डॉक्टरों से भी जुड़ी थी और उनके जरिए आतंकी मॉड्यूल के लिए फंड जुटाया गया था। जांच में पता चला कि परवेज के ही बैंक खाते से निकली रकम से आतंकी हमले के लिए अमोनियम नाइट्रेट खरीदा गया था। सूत्रों के मुताबिक जांच के दौरान डॉक्टर शाहीन का लखनऊ, कानपुर और दिल्ली में कुल 7 बैंक अकाउंट मिले और उन सभी बैंक अकाउंट से करीब 1,55,00,000 रुपए का लेन देन हुआ। इसीलिए जांच एजेंसियां ये पता लगाने में जुट गईं कि पैसा कहां से आया था और फिर उसे किन किन लोगों को भेजा गया था। और सूत्रों के मुताबिक डॉक्टर शाहीन ने फर्जी पते पर साल 2023 में एक सिम कार्ड लिया था। जांच में पता चला कि सिम कार्ड लेने के लिए हरियाणा के फरीदाबाद के धौज कस्बे में मौजूद एक मस्जिद का पता दिया गया था। और सूत्रों ने दावा किया कि फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में रहने के दौरान भी डॉक्टर शाहीन ने इसी फर्जी सिम कार्ड का इस्तेमाल सबसे ज्यादा किया था। जांच एजेंसियों को पता चला कि जैश-ए-मोहम्मद के इस फरीदाबाद आतंकी मॉड्यूल में डॉक्टर शाहीन सिर्फ एक सदस्य नहीं थी, बल्कि वहां शाहीन को प्रचार का चेहरा बनाया गया था। सूत्रों के मुताबिक वो कई धार्मिक और सामाजिक आयोजनों में भी शामिल हुई थी और वहां उसने कट्टरपंथ और मुस्लिम समुदाय के मौजूदा हालात जैसे मुद्दों पर भड़काऊ भाषण दिए थे। और सूत्रों ने दावा किया कि आतंकी डॉक्टर शाहीन के उन भड़काऊ भाषणों को सोशल मीडिया पर वायरल किया जाता था ताकि आतंकी मॉड्यूल से मुस्लिम समुदाय के लोगों को जोड़ा जा सके। यह बात भी सामने आई कि डॉक्टर शाहीन दुबई भागने की फिराक में थी और इसका पता तब चला जब शाहीन की वीजा वेरिफिकेशन के नाम पर ली गई एक तस्वीर सामने आई। जांच एजेंसियों के मुताबिक शाहीन वीजा बनवाने की तैयारी में थी और इसके लिए पुलिस ने कुछ समय पहले उसकी फोटो वेरिफिकेशन के लिए ली थी। दावा है कि वीजा वेरिफिकेशन के लिए तस्वीर फरीदाबाद स्थित अल फलाह यूनिवर्सिटी के कमरा नंबर 29 में एक पुलिस अधिकारी के द्वारा ली गई थी।
इसीलिए जांच एजेंसियों ने आशंका जताई कि आतंकी हमले के बाद डॉक्टर शाहीन ने विदेश भागने का पूरा प्लान तैयार कर रखा था ताकि वो पुलिस की गिरफ्त में आने से बची रह सके। हालांकि डॉक्टर शाहीन के विदेश भागने से पहले ही उसे गिरफ्तार कर लिया गया था। इस दौरान जांच एजेंसियों को पता चला कि दिल्ली में धमाके से पहले डॉक्टर शाहीन आरिफ नाम के डॉक्टर से लगातार बातें करती थी। और ये वही डॉक्टर आरिफ है जिसे यूपी एटीएस ने कुछ दिन पहले कानपुर से पकड़ा था। जांच में पता चला कि डॉक्टर शाहीन और आरिफ के बीच रोजाना बात होती थी। जांच एजेंसियों के मुताबिक 1 नवंबर से 7 नवंबर के बीच डॉक्टर आरिफ ने डॉक्टर शाहीन और डॉक्टर मुजम्मिल से व्हाट्सएप पर कई बार बातचीत की थी। जांच में पता चला कि डॉक्टर आरिफ और डॉक्टर शाहीन के बीच 39 वॉइस कॉल और 43 व्हाट्सएप कॉल भी हुई थी। इसके अलावा दोनों ने एक दूसरे को 200 से ज्यादा व्हाट्सएप मैसेज भेजे थे। और दिल्ली में हुए आतंकी हमले में डॉक्टर शाहीन का नाम सामने आने के बाद कानपुर में मौजूद गणेश शंकर विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज ने उसका नाम डॉक्टरों की बोर्ड लिस्ट से हटा दिया था, क्योंकि डॉक्टर शाहीन कानपुर के इसी गणेश शंकर विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज में 2006 से 2013 के बीच काम करती थी। लेकिन आतंकी हमले में शाहीन का नाम सामने आने के बाद कॉलेज प्रशासन ने उसका नाम डॉक्टरों की बोर्ड लिस्ट से हटा दिया। डॉक्टर शाहीन के नाम पर कॉलेज प्रशासन ने सफेद रंग की पट्टी लगा दी। इसके अलावा कानपुर की इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने भी उसकी सदस्यता खत्म कर दी। शाहीन ने अपने पति डॉक्टर जफर हयात के साथ 2012 में आईएमए कानपुर की सदस्यता ली थी। इस बीच दिल्ली बम ब्लास्ट में जान गंवाने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 15 हो गई। सूत्रों के मुताबिक 10 नवंबर को दिल्ली के लाल किले के पास हुए धमाके में 2 घायलों की इलाज के दौरान मौत हो गई। इसके बाद धमाके में मरने वाले लोगों की संख्या 15 तक पहुंच गई। हादसे में घायल बाकी मरीजों की हालत खतरे से बाहर बताई गई। नई दिल्ली में चाणक्य डिफेंस डायलॉग में सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी दी। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को महज एक ट्रेलर बताया और उकसावे वाली कोई भी हरकत करने पर पाकिस्तान को कड़ा सबक सिखाने का दावा किया। आगे आने वाले हालात कैसे होंगे, ये इसके बारे में हम पूरी तैयारी करके बैठे हुए हैं। दिल्ली में धमाके के बाद जम्मू में सुरक्षा बल के जवानों ने रेलवे स्टेशन पर सर्च ऑपरेशन चलाया। इस दौरान यात्रियों के बैग की जांच की गई, जबकि कई महिलाओं के पर्स भी चेक किए गए। इधर दिल्ली धमाके की जांच में जुटी एजेंसियों को आतंकियों की बातचीत से जुड़ी चौंका देने वाली जानकारियां मिली। जांच एजेंसियों के सूत्रों के मुताबिक डॉक्टर शाहीन वुल्फ आवर यानी रात में 11 से 2 बजे के बीच एक्टिव होती थी और दावा किया गया कि उसी दौरान आतंक के फरीदाबाद मॉड्यूल से जुड़े लोगों की एक व्हाट्सएप ग्रुप में बातचीत होती थी। यानी दिल्ली ब्लास्ट के आरोपी रात के सन्नाटे में आपस में बात करते थे। सूत्रों ने बताया कि डॉक्टर शाहीन और उसके भाई डॉक्टर परवेज समेत कई लोग उस व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े थे। लेकिन हैरान कर देने वाली बात है कि उनकी बातचीत सिर्फ वुल्फ आवर में होती थी। वुल्फ आवर रात के 11 से लेकर 2 बजे के बीच के समय को कहा जाता है। माना जाता है कि रात के इन 3 घुटनों में वुल्फ यानी भेड़िए सबसे ज्यादा एक्टिव होते हैं, इसीलिए इसे वुल्फ आवर कहा जाता है। और दावा है कि दिल्ली धमाका मामले में पकड़े गए लोग आधी रात के वक्त वुल्फ आवर के दौरान ही आतंकी साजिशें रचते थे। जांच एजेंसियों के सूत्रों के मुताबिक शाहीन और उसके साथी एक दूसरे को कोड वर्ड वाले मैसेज भेजते थे और इसकी शुरुआत डॉक्टर शाहीन करती थी। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली ब्लास्ट की जांच में जुटी एजेंसियों की पड़ताल में वुल्फ पैक नाम के व्हाट्सएप ग्रुप का नाम सामने आया। दावा है उस ग्रुप की एडमिन डॉक्टर शाहीन थी और उसमें उसका भाई परवेज भी जुड़ा था। सूत्रों ने बताया कि वुल्फ पैक व्हाट्सएप ग्रुप में सबसे पहले अंग्रेजी में HOWL यानी हाउल लिखा जाता था। अंग्रेजी के हाउल शब्द को आमतौर पर भेड़ियों के गुर्राने की आवाज को कहा जाता है। और सूत्रों का दावा है कि डॉक्टर शाहीन जब वुल्फ पैक ग्रुप में हाउल शब्द लिखती थी तो उसके बाकी साथी सक्रिय हो जाते थे और इसके बाद रात के 11 बजे से 2 बजे तक यानी वुल्फ आवर में व्हाट्सएप पर ही आतंक की पाठशाला चलती थी। और जांच एजेंसियों से जुड़े सूत्रों के मुताबिक आतंक की ये पाठशाला डॉक्टर शाहीन और उसका भाई परवेज मिलकर चलाते थे। दावा है कि वुल्फ पैक व्हाट्सएप ग्रुप के अलावा भी शाहीन और परवेज ने कई ग्रुप बना रखे थे। सूत्रों के मुताबिक डॉक्टर शाहीन लड़कियों को कट्टरपंथी बनाने का काम देखती थी, जबकि परवेज लड़कों को बरगलाकर उन्हें नफरत के रास्ते पर ले जाने में जुटा था। मतलब दोनों भाई बहन ने व्हाट्सएप पर आतंक की अलग अलग यूनिवर्सिटियों का जिम्मा संभाल रखा था। और जांच एजेंसियों के सूत्रों का दावा है कि यह सब आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के इशारे पर किया जा रहा था। यानी शाहीन और उसका भाई जैश के कहने पर व्हाट्सएप के जरिए टेरर नेटवर्क बनाने और उसे बड़ा करने में जुटे थे। और इतना ही नहीं, दावा किया गया कि उनके बनाए व्हाट्सएप ग्रुप में देश के अलग अलग इलाकों के कई मौलाना भी जुड़े थे।
सूत्रों के मुताबिक शाहीन के साथ साथ वो मौलाना भी वुल्फ पैक ग्रुप में इस तरह के मैसेज भेजते थे जिनसे ग्रुप में शामिल नए लोगों को कट्टर बनाया जा सके। दावा है कि लोगों को धर्म के नाम पर जान दे देने के लिए भी कहा जाता था। यही नहीं, महिलाओं को परिवार छोड़ने और जरूरत पड़ने पर तलाक लेने की भी नसीहत दी जाती थी। मतलब आतंक की राह में आने वाले हर रोड़े को हटाने की सलाह दी जाती थी। और जांच एजेंसियों के सूत्रों के मुताबिक डॉक्टर शाहीन और उसके साथी अलग अलग कोड वर्ड में बात करते थे ताकि उनके बीच व्हाट्सएप पर हुई बातचीत को गलती से कोई देख भी ले तो उसे कुछ समझ ही ना आए। लेकिन सूत्रों के मुताबिक जांच एजेंसियां कोड वर्ड वाले उन मैसेजों की जांच में जुट गईं जो डॉक्टर शाहीन के व्हाट्सएप ग्रुप वुल्फ पैक में भेजे गए। दावा है कि उस ग्रुप में भेड़ियों की तरह घात लगाकर हमला करने की बातें लिखी गई थी। यानी डॉक्टर शाहीन फरीदाबाद के आतंकी मॉड्यूल से जुड़े लोगों को छिपकर हमला करने का पाठ पढ़ाती थी। जांच एजेंसियों से जुड़े सूत्रों ने जानकारी दी कि शाहीन के भाई डॉक्टर परवेज ने उस ग्रुप में लोन वुल्फ अटैक का भी जिक्र किया था। लोन वुल्फ अटैक में भीड़ भाड़ वाली जगहों पर कोई आतंकी छिपकर अकेले ही वार करता है, यानी हमलावर अपने दम पर ही हमला करता है ताकि उसके साथियों को पकड़ना तो दूर उनके बारे में पता तक न चल सके। सूत्रों का दावा है कि शाहीन और उसके भाई ने लोन वुल्फ अटैक के लिए हमलावर तैयार करने के प्लान पर भी चर्चा की थी। मतलब वो हमलावर भेजकर उसके जरिए बड़े पैमाने पर कत्लेआम मचाने की योजना पर भी बात कर चुके थे। परवेज के लखनऊ वाले घर पर छापेमारी के दौरान बड़े बड़े 3 चाकू भी मिले थे। इसी के बाद इस बात की भी आशंका जताई गई कि वो चाकू लोन वुल्फ अटैक के लिए लाए गए थे। लोन वुल्फ अटैक का मकसद अकेले के दम पर ज्यादा से ज्यादा लोगों को नुकसान पहुंचाना होता है। मतलब हमलावर को खुद ही हमले की प्लानिंग भी करनी होती है और उसे अंजाम भी देना होता है। लोन वुल्फ अटैक के लिए छोटे मोटे हथियारों या रोजाना काम में आने वाली चाकू जैसी चीजों का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। उधर जांच एजेंसियों ने दावा किया कि दिल्ली धमाके में इस्तेमाल हुई I-20 कार दिल्ली के लगभग सभी वीवीआईपी इलाकों से होकर गुजरी थी। मतलब आरोपियों ने सिर्फ लाल किले के पास का नहीं बल्कि पूरी की पूरी दिल्ली का मुआयना किया था और फिर 10 नवंबर की शाम को लाल किले के सामने वाली सड़क पर कार ब्लास्ट को अंजाम दिया था। जांच एजेंसियों ने दावा किया कि आतंकी उमर धमाके से पहले वो कार लेकर दिल्ली के करीब करीब सभी वीवीआईपी इलाकों से होकर गुजरा था। दावे के मुताबिक ब्लास्ट से पहले डॉक्टर उमर ने दिल्ली में इंडिया गेट, कर्तव्य पथ, कनॉट प्लेस समेत दिल्ली के कई इलाकों में घंटों तक उस कार को घुमाया था। हालांकि ये कार सबसे पहले 29 अक्टूबर को फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी में देखी गई थी और उसी दिन आतंकी उमर ने उस कार को पहले यूनिवर्सिटी के हॉस्टल और फिर कॉमन पार्किंग में ले जाकर खड़ा कर दिया था। जांच एजेंसियों को मिली सीसीटीवी कैमरों की फुटेज में दिखा कि वो कार अगली सुबह तक अल फलाह यूनिवर्सिटी में ही खड़ी थी और दोपहर में डॉक्टर उमर ने उस कार में मरम्मत करवाने के लिए अपने एक भरोसेमंद कंपाउंडर के साथ एक मैकेनिक को वहां बुलाया था। इसके बाद उमर ही वो कार लेकर अल फलाह यूनिवर्सिटी से बाहर निकलता दिखा था। ये सब 30 अक्टूबर को हुआ था। मतलब धमाके से करीब 10 दिन पहले ही वो कार फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी पहुंच चुकी थी। लेकिन 30 अक्टूबर को वहां से निकले डॉक्टर उमर का अगले कुछ दिनों तक कोई पता नहीं चल पाया था और आशंका जताई गई कि वो प्लान के तहत वहां से फरार हो गया था। और फिर उमर उस I-20 कार के साथ सीधा 9 नवंबर को देखा गया था। जांच एजेंसियों के हाथ लगी सीसीटीवी फुटेज के आधार पर यह दावा किया गया कि उमर दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर रात करीब 11:15 बजे देखा गया था और अगली सुबह वो उस I-20 कार के साथ दिल्ली में घुसा था। जांच एजेंसियों के मुताबिक 9 नवंबर की रात करीब 1:45 बजे उमर ने खलीलपुर टोल प्लाजा क्रॉस किया था। सूत्रों ने दावा किया कि इससे पहले वो नूह में एक एटीएम में भी रुका था। जांच एजेंसियों ने नूह के उस एटीएम की सीसीटीवी फुटेज भी निकलवा ली ताकि पता किया जा सके कि उसने किस खाते से कितने रुपए निकाले थे और वो दिल्ली के लिए निकल पड़ा था। और सीसीटीवी फुटेज में उसकी I-20 कार दोपहर करीब 2 बजे दिल्ली के कनॉट प्लेस में देखी गई थी। मतलब दिल्ली को दहलाने वाला उमर अपनी उस कार से दिल्ली की सड़कों पर बेखौफ घूम रहा था। वो दिल्ली के उन तमाम इलाकों से अपनी कार के साथ निकला था जहां अमूमन भीड़ भाड़ रहती और इसी वजह से यह आशंका जताई गई कि वो दिल्ली के अलग अलग इलाकों का ब्यौरा जुटा रहा था। 10 नवंबर को उमर की कार दोपहर 2:04 पर सीपी के आउटर सर्कल पर देखी गई थी। वहां से वो 12 खंबा रोड से होते हुए दिल्ली के रामलीला मैदान के पास पहुंचा था। फिर 3:15 बजे उस कार को दिल्ली गेट की ट्रैफिक लाइट पर देखा गया था और फिर धमाके के मुख्य आरोपी उमर ने उस कार को ले जाकर करीब 3:30 बजे लाल किला पार्किंग में खड़ा कर दिया था। और जांच एजेंसियों के मुताबिक उमर उस दिन करीब 3 घंटे तक वहीं पार्किंग में बैठा रहा था। दावा किया गया इन 3 घंटों में न तो उमर कार से बाहर निकला था न ही कोई और उससे मिलने आया था। मतलब लाल किला धमाके का मुख्य आरोपी उमर ब्लास्ट से 3 घंटे पहले से ही लाल किले के आसपास मौजूद था।
सीसीटीवी फुटेज के आधार पर यह दावा किया गया कि उमर 6:23 पर लाल किले की पार्किंग से उस i20 कार को लेकर निकला था और फिर 6:50 पर उसकी कार धमाके वाली जगह पर पहुंच गई थी। इसके कुछ देर बाद अचानक उस चलती कार में ब्लास्ट हो गया था। ये धमाका इतना भीषण था कि आसपास की कई गाड़ियां भी जलकर राख हो गई थी। लेकिन जांच एजेंसियों के सूत्रों ने आशंका जताई कि जिस तरह उमर उस कार को लेकर दिल्ली के अलग अलग इलाकों में गया था, उससे यह लगा कि उसका प्लान कहीं और धमाका करने का भी हो सकता था, क्योंकि दिल्ली और आसपास के इलाकों में लगे 40 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरों में वो कार नजर आई। वो कार धमाके वाले दिन सुबह करीब 8 बजे पहले दिल्ली से यूपी के नोएडा की तरफ बढ़ती दिखी थी। फिर वो कार दोबारा दिल्ली में आई और इंडिया गेट की तरफ चल पड़ी थी। वहां से उमर ने उस कार को पहले रेल भवन और फिर कर्तव्य पथ की तरफ घुमाया था और फिर करीब 10 बजे उसे दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल की तरफ भी देखा गया था। और ये सारे वो इलाके थे जहां आमतौर पर अच्छी खासी भीड़ होती है। लेकिन उमर और उसकी कार की तस्वीरों की जांच में लगी एजेंसियों को उसके एक साथी की तस्वीर भी मिल गई। जांच एजेंसियों को शक है कि उमर का ये साथी भी दिल्ली धमाका मामले, क्योंकि वो दिल्ली में ब्लास्ट करने वाले उमर के साथ उसी i20 कार में बैठा नजर आया। जांच एजेंसियों के मुताबिक आरोपी शख्स उमर के साथ हरियाणा के फिरोजपुर झिरका इलाके में दिखा था। वो उमर के साथ उसी i20 कार में बैठा हुआ था जिसमें धमाका किया गया था और जांच एजेंसियों के पास मौजूद एक वीडियो में वो उस कार से निकलता दिखा। इसके बाद उस संदिग्ध की तलाश भी तेज कर दी गई, क्योंकि हरियाणा पुलिस के सूत्रों ने दावा किया कि वो संदिग्ध धमाके वाली घटना के बाद से ही फरार चल रहा है। इधर दावा किया गया कि दिल्ली में धमाके से पहले आतंकी उमर नबी 2 मोबाइल फोन इस्तेमाल कर रहा था। यह जानकारी हरियाणा के फरीदाबाद में मौजूद मोबाइल फोन की एक दुकान के मालिक ने दी। उनके मुताबिक 30 अक्टूबर को शाम 4:40 पर उमर उनकी दुकान में आया था और बताया गया कि अपना फोन चार्ज करने के लिए करीब 20 मिनट तक उमर उनकी दुकान में बैठा था। फरीदाबाद में मौजूद उस मोबाइल फोन की दुकान के एक सीसीटीवी वीडियो में एक आदमी बैठा नजर आया और वो उमर बताया गया। ये मेरे पास किसी व्यक्ति के साथ आए थे और इन्होंने मोबाइल चार्ज के लिए बोला, मैंने मोबाइल चार्ज लगा दिया। उस दुकान के मालिक के मुताबिक उमर अपना फोन चार्ज करने के लिए उनकी दुकान में किसी व्यक्ति के साथ आया था और बताया गया कि वो उस दौरान 2 मोबाइल फोन का इस्तेमाल कर रहा था। और उस दुकान के मालिक के मुताबिक उनकी दुकान में दाखिल होते ही उसने मोबाइल फोन चार्ज करने के लिए पूछा था। बताया गया मोबाइल फोन चार्ज पर लगाने के बाद उसने उनकी दुकान में ही बैठकर किसी से 15 मिनट तक बातें की थी और इस दौरान वो उस दुकान में रखे एक स्टूल पर बैठा नजर आया था। उस वक्त उसके कंधे से एक बैग भी टंगा दिखाई दिया था। वो उस बैग से एक मोबाइल फोन निकालकर उस दुकान के मालिक को देता नजर आया था। उस दुकान के मालिक के मुताबिक फोन चार्ज होने के दौरान वो अपने दूसरे फोन से बातें कर रहा था। हाँ, 2 फोन थे उसके पास, एक तो एप्पल का फोन था और एक एंड्रॉइड फोन था जो मेरी दुकान में चार्जिंग में लगाया था। उस दुकान के मालिक के मुताबिक उमर के साथ आए उस व्यक्ति को वो पहले से जानते थे और उस वक्त भी उनकी उस व्यक्ति से ही बातचीत हुई थी, जबकि उमर से उनकी किसी तरह की बातचीत नहीं हुई थी। और इस सब के बीच आतंकियों के लिए हमदर्दी वाला बयान देने के बाद जम्मू कश्मीर की पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती बीजेपी के निशाने पर आ गई। महबूबा मुफ्ती ने दिल्ली ब्लास्ट को कश्मीर के युवाओं के गुस्से का नतीजा बताया और दावा किया कि जम्मू कश्मीर के लोगों पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ गुस्से की वजह से दिल्ली में धमाका हुआ। कश्मीर का मुसीबत जो हमारी थी वो परसों रेड फोर्ट लाल किले के सामने बोल पड़ी। महबूबा मुफ्ती ने केंद्र सरकार पर हमला बोला और देश भर में असुरक्षा बढ़ने का दावा किया। यहाँ की सेफ्टी तो दूर की बात है, आपने तो दिल्ली को भी अनसेफ कर दिया। दिल्ली धमाके के बाद महबूबा मुफ्ती के विवादास्पद बयान के बाद माहौल गर्मा गया और बीजेपी ने महबूबा मुफ्ती के बयान की कड़ी आलोचना की। बीजेपी ने आरोप लगाया कि जम्मू कश्मीर की पूर्व सीएम अपने बयान से आतंकियों का बचाव कर रही हैं और उन्हें देश से माफी मांगनी चाहिए। महबूबा मुफ्ती के विवादास्पद बयान को बीजेपी ने आतंकियों का हौसला बढ़ाने वाला बयान बताया। उसको जम्मू कश्मीर के नीति से जोड़कर आतंकियों का हौसला बढ़ाने वाला ये बयान दे रही हैं। हालांकि महबूबा मुफ्ती से पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख और जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला ने भी दिल्ली धमाके में शामिल आतंकियों का बचाव किया था। क्यों? इन डॉक्टरों को ऐसा क्या हुआ कि इन लोगों को यह रास्ता इख्तियार करना पड़ा? यानी फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती दोनों ने केंद्र सरकार पर जम्मू कश्मीर का माहौल बिगाड़ने का आरोप लगाते हुए उसे धमाकों के लिए जिम्मेदार बता दिया। उधर दिल्ली को दहलाने वाले आतंकी उमर नबी को लश्कर तैयबा का मुखौटा माने जाने वाले आतंकी संगठन टीआरएफ ने श्रद्धांजलि दे दी। आतंकी संगठन टीआरएफ ने उमर ही नहीं बल्कि भारतीय सेना के ऑपरेशन में मारे गए आतंकियों के लिए भी दुख जताया।
लेकिन उमर को दी गई श्रद्धांजलि के बाद दिल्ली धमाके के तार आतंकी संगठन टीआरएफ से भी जुड़े होने की आशंका जताई गई। जांच एजेंसियों के सूत्रों के मुताबिक 10 नवंबर को दिल्ली में लाल किला मेट्रो स्टेशन के बाहर जिस I-20 कार में ब्लास्ट हुआ था उसे उमर ही चला रहा था और वो पाकिस्तान में मौजूद आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद से जुड़ा बताया गया। इस धमाके की जांच के बाद आतंकी संगठन टीआरएफ ने एक पोस्ट के जरिए उमर को श्रद्धांजलि दे दी। और इतना ही नहीं, आतंकी संगठन टीआरएफ ने अपनी उस पोस्ट के जरिए खोखली धमकी भी दे दी। उस पोस्ट के जरिए आतंकी उमर नबी का सम्मान किया गया, उसकी तारीफ में कसीदे पढ़े गए। और सिर्फ सम्मान ही नहीं बल्कि आतंकी संगठन टीआरएफ ने उमर को एक अच्छा इंसान और शहीद तक बता दिया। इसके साथ ही टीआरएफ ने अपनी उस पोस्ट में उमर की मौत का बदला लेने की खोखली धमकी भी दे दी। हालांकि टीआरएफ ने दिल्ली में हुए धमाके की जिम्मेदारी नहीं ली, लेकिन उसकी तरफ से उमर को दी गई श्रद्धांजलि के बाद दिल्ली धमाके में टीआरएफ के कनेक्शन की भी जांच शुरू कर दी गई। आशंका जताई गई कि आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा और उसका मुखौटा माने जाने वाले टीआरएफ के तार भी दिल्ली धमाके से जुड़े हो सकते हैं। और इस सब के बीच दिल्ली ब्लास्ट मामले में पकड़े गए आमिर राशिद अली की कस्टडी जांच एजेंसी एनआईए को मिल गई। आमिर को कार में धमाका करने वाले डॉक्टर उमर नबी का करीबी बताया गया। उसे घटना वाले दिन की अगली सुबह पकड़ा गया था। और धमाके के लिए जिस I-20 कार का इस्तेमाल किया गया था वो आमिर राशिद अली के नाम पर ही रजिस्टर्ड थी। मतलब आमिर की कार से ही 10 नवंबर के दिन दिल्ली को दहला दिया गया था। उसे हमले के अगले दिन यानी 11 नवंबर को पकड़ लिया गया था। कई दिनों की पूछताछ के बाद एनआईए ने आमिर राशिद अली को गिरफ्तार कर लिया। दिल्ली ब्लास्ट की जांच संभालने के बाद ये एनआईए की पहली गिरफ्तारी है। और आमिर राशिद को गिरफ्तार करने के बाद उसे दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया। अदालत ने उसे 10 दिन के लिए एनआईए की कस्टडी में भेज दिया। और इन 10 दिन में एनआईए के अधिकारी आमिर से सवाल जवाब करेंगे। इस दौरान दिल्ली ब्लास्ट मामले में उसकी भूमिका का पता लगाने की कोशिश की जाएगी। आमिर राशिद को जम्मू कश्मीर के पुलवामा से पकड़ा गया था और दावा है कि दिल्ली में धमाका करने वाला उमर नबी आमिर का दोस्त था। सूत्रों के मुताबिक एनआईए की जांच में पता चला कि आमिर राशिद ने उमर के कहने पर ही I-20 कार खरीदी थी। बाद में उसी में धमाका किया गया था। उस I-20 कार को ब्लास्ट वाले दिन से 12 रोज पहले फरीदाबाद के एक कार डीलर से खरीदा गया था। इसके लिए कार डीलर को 2 लाख रुपए कैश चुकाए गए थे। बाद में उमर नबी ने उस I-20 कार में विस्फोटक भरकर उसे लाल किले के पास